Hey guys, this is Dr. Harshit Rastogi and you're watching Dr. H Rastogi lectures. So welcome to this channel guys. So आज का टॉपिक है हमारा 1 month strategy for the upcoming FMG exam. So we have a guest here. Here, introduce. Hi guys, I'm Dr. Ramesh Krishna. I have done my MBBS from SSR Medical College, Mauritius, and I think we've both cleared FMG examination. So I think we are in a very good position to guide you how to handle and how to maintain your time spans in this coming month, so that you can maximize your scoring in the upcoming FMG examination. Thank you so much for joining this session. So I really appreciate you gave us your time. Okay, so let's start without wasting any time. Okay, so first thing I want to ask you, sir, how is the marks evaluation for the exam? So we have 300 questions in the examination, and each question gives you 1 mark. So it's for the examination for 300 marks. So out of this, we have about 10% of questions we have FAQs, that are frequently asked questions. These are those questions जो कि पहले से लेके अभी तक जब भी रिपीट हुए, वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए. सो दीज आर वेरी स्कोरिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया है तो आप बहुत जल्दी आंसर भी यू कैन मार्क द आंसर एंड मूव अहेड, जो कि आपका काफ़ी सारा टाइम सेव करता है. एंड दैट टाइम यू सेव यू कैन यूज इट ऑन अदर क्वेश्चंस जो आप डाउटफुल हैं थोड़े से उसके रिगार्डिंग कि क्या आंसर हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा वी हैव अनदर 10% ऑफ क्वेश्चंस विच आर क्लासिफाइड एज हॉट्स, दैट आर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो वो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे बैठ के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है. एंड द रेस्ट 60 to 70% ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े एवरेज लेवल या थोड़े से उसके ऊपर होते हैं, जो कि वे मैनेजेबल. थोड़ा सा टाइम आप देंगे तो आंसर निकल जाएगा. तो दिस इज हाउ इट्स यूजुअली डिवाइडेड. एग्जैक्टली, वेल सेड. सो द थिंग इज, कई बार ऐसा होता है सर कि मतलब हमें क्वेश्चन नहीं आता, बट हमारा कई बार मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मतलब कि द फर्स्ट इंट्यूशन इज योर आंसर. अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो कैसे डील करेंगे? मतलब मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, तो आप डील कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? मतलब आपके चांस बढ़ जाएंगे वो क्वेश्चन सही मार्क होगा. देखिए, जैसा आपने बोला था नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बी श्योर नॉट टू लीव एनी क्वेश्चन. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जितना हो सके 300 में से 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. अब जैसे आपने बोला था व्हेन यू नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर, तो और इंट्यूशन से आप लगाते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो आपका पहला इंट्यूशन होता है, पहला गेस होता है, इट टर्न्स आउट टू बी द राइट आंसर. एग्जैक्टली. तो ऐसे क्वेश्चंस में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने ऑप्शन ना चेंज करें, क्योंकि उससे ये रिस्क ज़्यादा बढ़ता है कि आपका सही हुआ वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है ना. कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस जगह पे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं उसमें ऑफ कोर्स, तो उसमें से 2 ऑप्शन आपको लगता है यार ये तो नहीं हो सकता, मतलब इतना तो मैंने पढ़ा है, और जो 2 क्वेश्चंस जो 2 ऑप्शंस बचते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत जो भी लॉजिक लग रहा है आप लगा दो और उसको मार्क करके आ जाओ. सही है ना? हाँ. तो ऐसे आप कर सकते हो. सो सर मेरे को एक बात बताइए, अब देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं कि मतलब कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर वो नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो मतलब सबसे अब उनके पास 1 महीना बचा है, तो इस लास्ट मंथ को वो कैसे मतलब यूटिलाइज करें, मैक्सिमम एफर्ट कैसे डालें उसमें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर कैंडिडेट का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का. तो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप इस क्रिटिकल जंक्शन में आके आप अपना जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज ना करें, है ना. जैसे आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें. ठीक है. कुछ नया ना उठाएं. ठीक है. तो और दूसरी चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे या आपके पास नोट्स होंगे जिससे आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को यूज़ कीजिए. नए रिसोर्सेज मत उठाइए. उसके अलावा आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो कि काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग हर बार आते हैं, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखिए, है ना. और तीसरा एक और मैटर ऑफ फैक्ट है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि जैसे जो क्वेश्चंस आपने किए हैं और वो आपको शायद ठीक से समझ में ना आए हो, या आपको लग रहा हो कि आपको फिर से एक बार देखना है, वो आपने क्वेश्चंस बुकमार्क किए होंगे. तो ऐसे क्रिटिकल जंक्शन में रादर देन
सॉल्विंग पूरे के पूरे जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे सॉल्व करने के बजाय जो आपको ऑलरेडी आते हैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जो आपको थोड़े से डाउटफुल हैं, जो आपने मार्क किए हैं क्वेश्चंस, उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि जो आपको आता है ऑलरेडी वो आता है, तो उसे रिवाइज तो करना ही है, बट आपका इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू दीज क्वेश्चंस विच हैव बुक मार्क, कि एक बार फिर से देखना है या आपको कोई डाउट है इसमें, ठीक है, वो जरूर देखिए आप। सो सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्ज़ाम था इसका, है ना, तो उस वक्त मैं मतलब ऐसे था कि मैंने पहले शुरुआत का क्वेश्चन पढ़ा, इट वॉज सो लेंदी यार, 5-6 लाइन में, और मतलब इतना बड़ा मॉनिटर साइज होता है उसमें 5-6 लाइन, और मेरे को नहीं आता था। आई सीरियसली स्किप दिस, मैंने वो उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। फिर ऐसे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब कैसा हो सकता है कि मतलब एक इंसान का मोटिवेशन ड्यूरिंग द एग्जाम, इन द एग्जाम हॉल एग्जैक्टली, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाए, बट स्टिल यू हैव फेथ इन योर रिवीजन, इन योर हार्ड वर्क। तो ये है। फिर उसके बाद जब जैसे 6th क्वेश्चन आया, 7th क्वेश्चन आया, तो उससे क्या हुआ, मेरे सारे क्वेश्चंस बनने लगे, हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। सो कभी भी आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे सर ने बोला। और दूसरी चीज़ जो आता है, आप उसे ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 30 सेकेंड्स इज मोर देन इनफ, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। और जो बाकी आपके जो 15-15 सेकेंड आगे जाके बचेंगे, 1 मिनट पर क्वेश्चन हमें मिलता है यहाँ पर, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जितने भी आपको आ रहे हैं वो पहले कर लो, और जो नहीं आ रहे उन्हें स्किप कर दो। ओके, हाँ कोई नहीं, अरे दैट्स फाइन, वी विल यूज इट इन ब्लूपर्स, है ना। ओके ओके, सो ठीक है। अब जैसा आपने बोला था कि पहले 5 क्वेश्चन आपको नहीं हुए, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है आपकी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, बट आपको यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू गो अहेड, आगे जाइए। जैसे सर ने बोला कि 6th क्वेश्चन इनको आया, ठीक है, उससे आगे एक एक करके बढ़ते रहे, तो उससे आपका फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। आप अगर उसी क्वेश्चन में रहोगे, आपका टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, विच इज़ काफ़ी क्रिटिकल वो हो जाता है, पूरा मोटिवेशन आपका डाउन हो सकता है। आपको बस अपने जितनी भी आपने मेहनत की है ना, उस पर फेथ रखो यार, हाँ बस फेथ होना चाहिए, और आप लिटरली पूरा एग्जाम की ऐसी तैसी करके आ जाओगे कि इतना खुश हो जाओगे ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा। एग्जैक्टली। और प्लस इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो वो एक स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है वो हटाइए, अपना काम माइंड के साथ जाइए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, रिजल्ट अच्छा है। और अपना थोड़ा माइंडसेट ऐसा रखिए, चलिए सही है, मैंने इन द बैक ऑफ माई हेड कि मेरे को पता है यार बहुत मेहनत की है, अब जो क्वेश्चन आएगा देखूंगा, मतलब आता है मेरे को, सब कुछ आता है। एग्जाम हॉल में तो ऐसी माइंडसेट, उस पर हम वीडियो बनाएंगे एग्जैक्टली कि लास्ट मिनट टिप्स, मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो फॉलो द अपकमिंग वीडियोस। हाँ, तो सर के कहने का, बैक टू द टॉपिक, सर के कहने का मतलब ये है कि हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी में। पहली चीज़, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करो। दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो रादर देन अदर एमसीक्यूज। ओके, और जो जब भी आप कोई पहले प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस, अगर आपने उन्हें बुक मार्क करे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करे तो उन्हें स्किप कर दो, सही। और जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे थे पहले, उन्हें एक बार रिवाइज कर लो, और जो आपने गलत किए थे एग्जैक्टली, है ना। तो सर एक चीज़, अब बच्चे कुछ होते हैं कि FAQs क्या होते हैं और PYQs क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब डिफरेंस थोड़ा बताइए। तो FAQs और PYQs का फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि जो FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो वर्ड टू वर्ड रिपीट होते हैं, जो जैसे पिछले साल आए थे या 2 साल पहले आए थे, वैसा का वैसा आएगा, है ना। तो वहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन देखा एक बार, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑप्शन फिगर आउट करके उसको मार्क करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या होता है, वो सेम टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बट वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो क्वेश्चन, हो सकता है ऑप्शंस आगे पीछे हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें स्कोरिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू PYQs। तो इस वजह से वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि FAQs बहुत ज़्यादा आप फोकस कीजिए, कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतने ज़्यादा FAQs कर पाए। FAQs तो मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, ऐसा माइंडसेट लेके चलो।
से तो मतलब कहने का यही मतलब था FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए बार बार, और MCQ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे पहले और जो आपके रॉन्ग थे बट इंपॉर्टेंट थे आप उन्हें रिवाइज कीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और FAQ से रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि PYQs मान लो आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, 300 क्वेश्चन है, उसमें से 10% क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, जैसा आपने बताया, मतलब कि 30% मतलब सॉरी 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे 300 में से कि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में से आ रहे हैं, मतलब वो बार बार पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल से जैसे बायोकेमिस्ट्री में हमारा था पैराग्राफ है ना, ट्रिप्टोफैन डिफिशिएंसी, नियासिन डिफिशिएंसी, सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब बचे देखिए 10% अगर हम लगाए 300 क्वेश्चन में, तो 30 क्वेश्चन हमारे FAQs हो गए जो हमने पढ़ लिए, सही है, 30 में से 25 तो आएंगे कम से कम, सही। और लेकिन जो आपके 170 क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आपके सॉल्व रिवीजन से होंगे। 170 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कभी ना कभी हुए होंगे पहले, बहुत रेयरली रिपीट हुए होंगे, बट द थिंग इज ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने रिवाइज किया। एग्जैक्टली। ओके, तो सर अब बताइए कि मतलब ये आखिरी मंथ है, इतने एंशियस होते हैं लोग कि मतलब उन्हें पता नहीं होता कि अब करें क्या यार, आखिरी मंथ है, वैसे स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं सब बच्चों के, हमारे भी थे, है ना। तो एग्जैक्टली, तो सर लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड कि हम अपने डे को कैसे प्लान करें, कि कैसे हम तैयारी करें उसके लिए? देखो, अगर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हम देखें तो आप 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो मेनली आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वाला होता है आपने अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं और कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं। माइनर सब्जेक्ट्स में आके आपका एनाटॉमी आ गया, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, FMT, फार्माकोलॉजी। मेजर में आपका जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, ऑब्स्टेटिक्स, गायनोकोलॉजी, सर्जरी और अपना पीडियाट्रिक्स। और जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें आ गए ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, फिर आपका डर्मेटोलॉजी, साइकोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, तो आप उसमें आप पर डे आप आवर्स डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट है उसका 1 घंटा 1 दिन का दे दिया है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको मेजर चंक ऑफ टाइम आप दे रहे हो, और जो माइनर सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा कम टाइम दे रहे हो आप, 2 से 3 घंटा 4 घंटा पर डे, है ना। तो ऐसा आप डिवाइड करके यू कैन मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा एक तरीका और है जो कुछ बच्चे यूज़ करते हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करते हैं। जैसे किसी ने पहले फिजियोलॉजी उठा लिया, पूरा फिजियोलॉजी किया, फिर फार्मैक पे आए, पूरा फार्माकोलॉजी किया, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट वाइज करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप अगर एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे हो 1 दिन 2 दिन, तो एक तो आपका मेंटल सैचुरेशन भी आ जाएगा, फिर आपको सब्जेक्ट से भी एक इरिटेशन डेवलप हो जाएगी, विच आई डोंट थिंक इज वेरी मच एडवाइसेबल। उसके अलावा तीसरा है, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से सिस्टमैटिकली पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए वो वाला प्रोसेस जो है वो सेट बैठा है। तो एट दी एंड, मतलब टू कंक्लूड, एक ही चीज़ है कि आपका जो स्टडिंग पैटर्न है ना उसको चेंज ना करें, ठीक है। कुछ नए तरीके, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, इस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन ना करें, अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है। जो आपका शेड्यूल बना है, जो आपका स्टडी पैटर्न है, उसी को फॉलो कीजिए। स्टिक टू योर शेड्यूल, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो जैसे सर ने बोला, मैं उसे कंक्लूड कर देता हूँ। 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहला तरीका है कि माइनर प्लस मेजर प्लस शॉर्ट सब्जेक्ट को पूरे डे में हम डिवाइड कर लें कि इतने, मान लो 5 घंटे हमने माइनर सब्जेक्ट में दे दिए, 6 घंटे हमने मेजर सब्जेक्ट में दे दिए और 1 घंटा हमने शॉर्ट सब्जेक्ट्स में दे दिया, सही। ये तो आपका हो गया माइनर मेजर स्ट्रेटेजी। और दूसरे तरीका है कि इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, मतलब कि जिसमें आप एक सब्जेक्ट फिजियो आज कर ली, पैथ कल कर ली, फार्मा परसों कर ली, ऐसा आप एक एक सब्जेक्ट करते निपटाते जाओ। लेकिन इससे एक नुकसान ये भी होता है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। आज मान लो फर्स्ट डे पे आपने पैथ रिवाइज की, सही है, अब आपका एग्जाम दोगे आप कब? 1 महीने बाद। तो वो जो आपने 1 महीने पहले रिवाइज किया था उसका कैसे करोगे, है ना, वो तो याद रहेगी नहीं ना। तो दिस इज द थिंग। सो इसलिए हमारा खुद का भी मानना है कि माइनर मेजर स्ट्रेटेजी इज गुड। और तीसरी अप्रोच ये रहती है कि सिस्टमेटिक रिवीजन। फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि आपने हाँ सही, आपने CVS निपटा दिया, नेफ्रोलॉजी निपटा दी, एंडोक्राइनोलॉजी निपटा दी, ऐसे फिजियोपैथ, फार्मा, मेडिसिन, सर्जरी, पूरा पीडियाट्रिक्स को इंक्लूड करके सब कुछ कर लिया आपने सिस्टमेटिक अप्रोच में, सही है। अब ये सिर्फ उनके लिए है जो हमेशा से सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, उनके लिए नहीं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट हमारे हिसाब से क्या रहेगा सर? हमारे I think we have to go, मतलब if I was asked to choose, I would have gone for the first one कि minor, major और short subject अलग अलग करके, क्योंकि उससे फिर आपका क्या रहता है ना कि आप एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो, है ना। तो उससे एक सैचुरेशन वाला फैक्टर नहीं आता,
ठीक है, और टाइम डिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा आपका फिर मन भी लगा रहता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना। सो गाइस, इसीलिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए हमने पहले से ही पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है माइनर प्लस मेजर प्लस शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे। सर और मैंने मिलके बहुत टाइम देके उसे बनाई है। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छे से बनाया है। लेकिन द थिंग इज कि हमेशा अपना शेड्यूल फॉलो कीजिए, से वो अपना बेस्ट होता है। देखिए सबका इंडिविजुअल होता है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, ठीक है, हम जो आपको दे रहे हैं शेड्यूल, वो एक टफ शेड्यूल है जो हमने फॉलो किया था। आपको जरूरी नहीं है कि आपको आपको वर्ड टू वर्ड वही फॉलो करना है, आप अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। इट्स जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट या द मेन एडवाइस हियर इज आप अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। कुछ नया स्ट्रेटेजी मत पिक करना, कुछ नए रिसोर्सेज मत पिक करना। आप अपने खुद के नोट्स पढ़िए और अपने खुद के जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, उसी को मेंटेन कीजिए। कुछ नया एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी चाहिए जो एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी मैं मानता हूँ, तो वो हमने पहले ही इंस्टा पे पोस्ट डाल दी है। आप डॉक्टर एच रस्तौर की लेक्चर्स इंस्टा पे सर्च कीजिए, आईडी पे जाइए, वहाँ पे पोस्ट डाल रखिए। और वैसे मैं संडे भी अपना इंस्टा आईडी पे पोस्ट लगाएंगे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक टाइप कर दूंगा, तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, मेन द थिंग इज अपनी स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है, अगर नहीं भी लगता तो भी एक बार आप जाके देख लेना, क्या पता वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प कर दे। ओके, तो सर एक बार बताइए, कई बार ऐसा होता है कि अब मान लीजिए एक महीना बचा है हमारे पास, तो कई बार जैसे मेरा भी यही था कि मेरे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, मतलब मेरे को लगता था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास आई वॉज टाइम डेफिसिट। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? देखिए ऐसे में तो अगेन एक मंथ बचा है, आप ये टाइम नहीं है आपके कंसेप्ट बनाने का। तो ऐसे में आई वुड पर्सनली एडवाइस कि आप कोई नए टॉपिक ना स्टार्ट करें, ठीक है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसे स्ट्रेंथनिंग कीजिए, ठीक है, रादर देन स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, ठीक है। इट इज मोर इट इट विल बी मच बेटर कि आपका जो वीक टॉपिक है, जो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, आपके पास उसमें डाउट्स हैं कोई, उसको आप फिर से रीड आप गो थ्रू करें और उसको आप क्लियर कर लें, रादर देन टचिंग न्यू टॉपिक। ऐसे में फिर आपका क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने जो नया पढ़ा वो भी आपको ठीक से याद नहीं है, जो पुराना थोड़ा सा डाउटफुल था वो भी ठीक से याद नहीं है। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो ऐसे में आई एडवाइस कि नया टॉपिक ना स्टार्ट करे, कोई टच ना करे, पुराने जो आपके टॉपिक्स हैं उसी को स्ट्रेंथन कीजिए। एग्जैक्टली सर। सर एक बार बताइए, जैसे कि जो सेकंड पार्ट ऑफ पेपर होता है उसमें ईएनटी ऑप्था के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार ना हम लैग कर जाते हैं यार, पढ़ नहीं पाते हैं, हम पे टाइम नहीं रहता, तो उसे कैसे मैनेज करें? वैसे ही हमने एक पोस्ट में भी डाल रखा है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि ईएनटी ऑप्था कवर हो। फिर भी सर एक बार आप बताइए। देखिए ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत स्कोरिंग है ना, एंड फंडामेंटली लाइक अब आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं करना कि उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, ग्रास्प करने के लिए। तो इट इज़ बेटर लाइक अगर आप ईएनटी ऑप्थेल अगर कर रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से कीजिए स्टार्ट और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी, और काफ़ी बड़ा चंक आता है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से मिला के, ठीक है। इसमें से अगर आपके 25-20 सही हो गए तो इट गिव्स योर स्कोर अ वेरी गुड बूस्ट। तो एग्जैक्टली और जैसे सर ने बताया कि हमें ना, जैसे आप ईएनटी ऑप्था कर रहे हैं, आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया, तो आप सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्लिनिकल, इसमें सबसे पहले वो एग्जामिनर इमेज उठा के देता है। हाँ। तो सबसे पहले आप इमेजेस रिवाइज कर लो जितनी भी हैं, उसके बाद आप अपनी थ्योरी पे आ जाओ, तो सबसे बेस्ट है। और ईएनटी ऑप्था इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उसमें, बस आपको याद रखना होता है कि कौन सी इमेज कहाँ मैच कर रही है। इवन अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाना तो भी आप वो इमेज देख के आप अपना मार्क कर जाओगे। हाँ। और सेम एज इन मेरे ख्याल से माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रोबायोलॉजी में अपना एक्सपीरियंस बताया था, इट इज आउट ऑफ द टॉपिक बट स्टिल। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या हुआ था, क्वेश्चन था 5 से 6 लाइन का, बस उसमें 1 से 2 वर्ड मेरे को पता थे और वो मैं मार्क कर ही आया था, तो और वो सही हुआ था। सो दिस इज द थिंग। तो इमेज एक ही हो गया, और जैसे माइक्रो हो गया, बायोकेम हो गया, जो इसके क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड यू हैव टू पिक, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यूट्यूब पे डालूंगा, तो अभी शॉर्ट्स आने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, तो वो आप देख सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे बता रहे थे सर कि ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो वो एक रूलिंग आउट भी एक चीज़ होता है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो।
ठीक है, जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो, अगर आपको ये पता है कि वो उस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर नहीं हो सकते, उससे भी आप मार्क कर सकते हो, है ना। तो इमीडिएटली इफ यू सी द क्वेश्चन एंड नॉट क्लियर अबाउट द आंसर, डोंट बी डिसहार्टेंड, थोड़ा सा उसमें टाइम दीजिए, उसे एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ठीक है। और अगर आप रूल आउट कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपसे रीजनिंग कोई नहीं पूछा है, वो एमसीक्यू आपका करेक्ट होना चाहिए, और वो करेक्ट आंसर आप अगर रूल आउट करके निकाल रहे हैं, इट इज ऑल्सो वेरी गुड दिस थिंग आई लाइक टू से। सर जैसे आपने बताया, मैं एक चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मैंने भाई मेरी 10 पुश्तों ने उस क्वेश्चन को सुनानी है, सही है, वो पहली बार मैं एमसीक्यू मतलब पहली बार देख रहा हूँ। अब एक बार बताइए, ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूँ? देखिए ऐसे एक तो ये तरीका होता है, हम ये सोच के चल रहे हैं हाँ जो नहीं आया उसका आंसर बी, सही है, या तो ये है, या जो एक इंट्यूशन सी आती है अंदर, या मैं उसे फॉलो करके हाँ चल ये लग रहा है भाई, कोई सा भी लॉजिक लगा दो, हाँ चल इस लॉजिक से लग रहा है, ये लगा के आ जाऊँ, कौन सा सही रहेगा? तो जैसे आपने कहा था, दो पाथवेज होते हैं, एक या तो एक ऑप्शन के साथ स्टिक करो, नहीं तो दूसरा आप इंट्यूशन के साथ जाओ। तो जो पहला ऑप्शन है वो एक सेफर ऑप्शन है, कि मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे गेस करके डाला है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी से अबाउट 25% चांस है कि आपके उतने क्वेश्चन सही होंगे। बट जब आप इंट्यूशन से लगाते हो, एंड ये फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि जब आप पहला गेस आपका होता है वो यूजुअली सही रहता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने गेस वर्क से या पहले इंट्यूशन से किया है, तो उस क्वेश्चन में जाकर ऑप्शन को ना चेंज करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला आपने ऑप्शन मार्क किया, इवन दो यू गेस्ड इट और व्हाटएवर, आपने मार्क किया, फिर उसमें आपने चेंज किया, फिर पता चला जो आपने पहले मार्क किया था वो सही है। तो बेटर टू स्टिक विद इट, आपने जो पहला आपने जो इंट्यूशन से मार्क किया है, स्टिक विद इट, डू नॉट चेंज द ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको आगे क्लियर होता है क्वेश्चन, तो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट अगर आप इंट्यूशन से मार्क करें, तो जो आपने मार्क किया है सबसे पहले, आप उसको मार्क रहने दीजिए, उसको चेंज ना कीजिए, इट इज़ बेटर। और पता है क्या होता है यार, अगर हम कर देते हैं ना कि मान लो हमने इंट्यूशन से पहला लगाया नहीं, फिर बाद में हमने चेंज कर दिया, नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये लगा दे, लेकिन फिर बाद में जब रिकॉल करते हैं ना, द फील ऑफ रिग्रेट इज फार, मतलब क्या होता है, वर्स। और ऐसा भी होता है पता है, जैसे 300 क्वेश्चन हैं, 300 क्वेश्चन में आपको मतलब एग्जैक्टली आते थे 10 के 10 क्वेश्चन, अगर वो एग्जाम में आएंगे आप सोचिए चलते ये तो मैं सही करके आऊँगा, वो आपकी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, और वो आप क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दिए थे हवा हवा में, और मेरे को इतना रिग्रेट फील हुआ ना, बट स्टिल। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके लिए? मेरे हिसाब से या ऐसा ऐसा भी नहीं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन एबिलिटीज, है ना। क्वेश्चन देखो, आंसर मार्क करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, बट वहीं अंडर कॉन्फिडेंस पे भी मत चले जाना। इट इज इनफैक्ट मच मोर वर्स देन ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक बार आप फॉल्टर कर गए, ठीक है, वो इट विल फॉलो थ्रू। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन गलत होंगे, अंडर कॉन्फिडेंस में आप एक क्वेश्चन फंसे रह गए, तो उतना टाइम खाएगा, तो उसके बाद आपके पास जो आगे वाले आसान क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपके पास टाइम कम मिलेगा। जैसे इससे मेरे एक कलीग का एक्सपीरियंस याद आया, उनके साथ ऐसे ही हुआ था कि अंडर कॉन्फिडेंस में आके उन्होंने कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा दिया था, इस वजह से उनके, और नहीं तो आई थिंक अबाउट 20 क्वेश्चंस दे वरंट एबल टू मार्क। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कीजिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है, बी इन योर ओन जोन। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे सर, बता दूं मैं? बताइए। पक्का बता दूं? पक्का। देखिए ये है क्या, देखिए कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ एक चीज से, वो है रिवीजन। जैसे आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे पहला दिन निकला आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया, ऐसे एक हफ्ता आप रिवाइज कर लो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आप ट्राई करके देख लो, अगर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ ना हो जाए, और लेकिन अच्छे से रिवाइज करना, ये नहीं कि ये आप, कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि मतलब दे हैव अ नोटबुक, वो जस्ट लाइन को रीड कर रहे हैं और वो नेक्स्ट पेज रीड किया, नेक्स्ट पेज, नो, यू शुड रिवाइज लाइक एक्टिव लर्निंग। क्या कहना चाहोगे? अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, खाली एक बार अखबार नहीं है ये क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए, समझिए, क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट बन जाए ना, देन इट बिकम्स अनशेकेबल। एक बार कंसेप्ट बन गया, देन यू डोंट इवन हैव टू गो बैक, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, ठीक है। और सही है, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूजन दे देता हूँ कि अब तक हमने क्या किया।
सबसे पहली चीज़ हमने दो तरीके के क्वेश्चन देखे जो हमें नहीं आते। पहले इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमने कई जन्मों से सुने नहीं, पहली बार हमने ज़िंदगी में देखा है वो क्वेश्चन। सही है। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सर ने जैसे बोला कोई भी बी ऑप्शन पकड़ लो, उसे लगा दो। बस ये सिर्फ उसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है जो आपने आज तक नहीं सुने, लेकिन एक दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है, बट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे इंट्यूशन काम आएगी। एग्जैक्टली सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो इस तरीके अगर इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इंट्यूशन लगा सकते हो, और जो बिल्कुल नहीं आते उसमें आप बी सी डी जो भी आपका मन करे वो कर लो। एग्जैक्टली। सो सर अभी ये बताइए कि मतलब शॉर्ट सब्जेक्ट्स को हम कैसे डील करें, क्योंकि यार इतना दुख होता है कि मतलब 1 मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो। सही है, ये वाला एक डायलॉग कहीं का था, मैंने यहाँ लगा दिया। तो मतलब 1 मार्क्स की जो वैल्यू होती है वो उसके लिए हम कैसे, मतलब शॉर्ट सब्जेक्ट से ही आती है वो, तो हम उसे कैसे डील करें। देखिए शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं दे आर शॉर्ट सब्जेक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के नहीं आएंगे, वो थोड़े सिंपलर ही आएंगे। तो इट इज़ बेटर, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स भी नहीं है। क्वेश्चंस आपको उसमें से बेसिक से ही पूछेंगे, जो आपसे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मेजर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे या इवन फ्रॉम माइनर सब्जेक्ट्स। तो ये जो है ये इट बिकम्स इम्पेरेटिव कि आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे ऐसे फोकस करें कि एटलीस्ट गिव सम टाइम टू देम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अनटच जा रहे हैं, है ना। रेडियोलॉजी हो गया, आपका एनेस्थीसिया, साइकेट्री हो गए, इन सबको एटलीस्ट इमेजेस गो थ्रू कर लीजिए, एक बार ऊपर से नज़र घुमा लीजिए। ठीक है, अभी नहीं तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, एग्ज़ाम वाले दिन सुबह। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, और नहीं तो व्हेन यू सी द क्वेश्चन एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होगा, हाँ ये देखा था एक बार, तो उससे यू कैन अटेम्प्ट इट, है ना। क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि मोस्टली पीपल विल थिंक यार ये तो छोटा सा है, देख लेंगे, हो जाएगा, बट इट्स नॉट इट। एवरी मार्क मैटर्स, क्योंकि अगर आपका स्कोर 149 पे रुक गया, ठीक है, वो आपके 6 महीने खा जाएगा, एंड वो अलग लेवल का इट गिव्स यू एन अपसेट, विच इज नॉट एडवाइजेबल, है ना। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा टाइम उनको भी दीजिए, उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें से खाली इमेज बेस आते हैं, वो आप एक बार देख लोगे, इट इज़ मोर देन इनफ। तो वैसा आप करके, बट डू नॉट स्किप ऑन एनीथिंग। थोड़ा सा ट्राई टू ब्रॉडन योर होराइजन्स, है ना। न्यू कंसेप्ट चाहे आप ना करो, बट एटलीस्ट देख लो कि क्या है क्या नहीं। अगर आपने एक नज़र भी घुमा लिया ना, इट इज़ समथिंग, इट इज़ बेटर देन नथिंग। ओके, मैं ये कहूँगा। एग्जैक्टली सर आपने बिल्कुल सही कहा। आई स्टिल रिमेंबर माई एक्सपीरियंस कि मतलब फर्स्ट पेपर हो गया था, सेकंड पेपर के बीच में थोड़ा गैप था, रेस्टिंग फेज था, तो उसमें उस टाइम में बस में बैठा था और मैंने बस स्क्रॉल किया था कि मतलब शॉर्ट सब्जेक्ट्स की इमेजेस देख ली, और उसमें से ऑर्थो की दो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए और मैं सही कर गया।